साथियों, अगर कभी आपने दिल्ली के ऑटो रिक्शा वगैरह देखे हों तो उनमें सवारी की हो या देखे हों तो आपको वो उनके ऊपर लिखे हुए कुछ स्लोगन हैं जो आपकी नज़रों से नहीं बच पाए होंगे। उसमें या तो कभी खूबसूरत शेर लिखे होते हैं या कई बार कुछ वन लाइनर्स लिखे होते हैं। जैसे उनमें एक भोलापन और गुदगुदी भी होती है। बाद में ऑफ कोर्स जब ब्लू लाइन सर्विस चली दिल्ली में तो उसमें थोड़ा छिछोरापन आ गया था, क्या शेर और क्या इबारतों में। तो लेकिन ये जो ऑटो रिक्शा पर लिखे हुए स्लोगन्स होते हैं या शेर होते हैं, उनमें एक भोलापन और गुदगुदी होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि उन पर एक लिखा रहता है बड़ा कॉमन, पप्पू ते पिंकी थी गड्डी, भाव सोनू दी गड्डी। भाव यही रहता है। कई बार जो वाक्य है वो बदलता बदलता रहता है। उसी तर्ज पर हम कुछ शहरों को अपने संबंधों से जानते हैं। और मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है मामे दी ससुराल। मामा की ससुराल, मामा जी की ससुराल। तो झांसी का नाम आते ही मुझे अपने मामे की ससुराल याद आ जाती है। एक बार मुझे भी झांसी अपने मामा जी की ससुराल में जाने का मौका मिला। आपको याद पता है ससुराल शब्द में जो राल शब्द है, राल, ससुराल, राल का दूसरा अर्थ होता है लार, अर्थात वह स्थान जहाँ जाने के नाम से ही राल टपकने लगे उसे ससुराल कहते हैं। पुराने घी बूरे वाले और खीर पूड़ी के खाने वाले जानते होंगे, वहाँ से लेकर आज के चाउमीन खाने वाले और मोमोज़ खाने वाले भी जानते हैं, पिज़्ज़ा खाने वाले भी जानते हैं, जो दामाद लोग हैं, कि भाई वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ससुराल में जो राल है उसका अर्थ लार से ही है। ऑफ कोर्स अब राल की तीव्रता इस बात पे निर्भर करती है कि आप पत्नी को छोड़ने जा रहे हैं या लेने। ससुराल में बाकी लोगों के अलावा सालियाँ बसती हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स मतलब साले भी बसते हैं। तो मेरे मामा जी की नई नई शादी हुई तो वो शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहे थे। 15-20 दिन पहले से ही तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। हम लोग दिल्ली से जा रहे थे झांसी। नए नए कपड़े आ रहे थे, मामा जी ला रहे थे, और मामी जी के लिए, क्योंकि वो पहली बार उन्हें लेवाने जा रहे थे, तो काफ़ी सारी श्रृंगार प्रसाधन की सामग्रियाँ एकत्रित की जा रही थीं। खुशबूदार साबुन, नई टूथपेस्ट, माउथ वॉश, आफ्टर शेव लोशन, रुमालों का नया सेट और कई तरह के अलग अलग इत्र और सेंट, न जाने क्या क्या। इतनी तैयारी तो मुझे नहीं लगता मामा ने शादी में जाते वक्त भी की होगी। मुझे मेरे मामा मॉरल सपोर्ट को साथ ले जा रहे थे। वो ख़ुद तो काफ़ी नर्वस थे ही, मगर उन्हें ये ऐसा लगता था कि भाई मेरे रहने से उनको हिम्मत बंदी रहेगी। हालांकि मैं उनसे काफ़ी छोटा था उम्र में। तो हम स्टेशन पर जैसे ही उतरे, झांसी रेलवे स्टेशन पर, तो 4-5 लोग हमें रिसीव करने आए हुए थे। उन्होंने हमें लगभग घेर ही लिया, और घेर लिया अर्थात दूसरे शब्दों में आप कहें तो रिसीव कर लिया। वो ऐसे घूरे जा रहे थे हमें जैसे जिंदा निकल जाएंगे। लपक झपक में उन्होंने सारा सामान अपने सर और कंधे पे उठा लिया जी, और बोले चलो पैदल ही चलते हैं, बस रेलवे लाइन पार करके ही है। हमारे जो मामा जी हैं, उनके जो ससुर साहब हैं, वो रेलवे में ही थे। तो जाहिर है रेलवे कॉलोनी में उन्हें घर मिला हुआ था, अच्छा बड़ा विशाल घर, और वो भी स्टेशन के नज़दीक ही। तो हम रेलवे पार करके हम लोग कूदते फांदते जो है ससुराल भी आन पहुँचे। घर में चहल पहल इतनी थी कि मैंने किसी और की ससुराल में उससे पहले या उसके बाद में कभी नहीं पाई। हमारे 2 प्राणियों के आ जाने से तो घर में समझो हलचल ही मच गई थी। पानी एक साली लाई तो गिलास उठाने दूसरी साली आई, तीसरी आई है तो हंसती खिलखिलाती नमकीन की प्लेट रख गई, चौथी नज़रें चुराते चुराते मिठाई रख गई। अब मेरे मामा जी की कई सालियाँ थीं, मेरे ख्याल से 4-5 तो थी ही। तो मुझे तो खैर किशोरोचित कौतूहल था ही, ससुराल में भी कम कौतूहल नहीं था। वो उन्हें लग रहा होगा कि हंस जो दामाद जी हैं उनके साथ मैं कौआ भला क्या कर रहा हूँ। डबल बेड तथा सोफ़ा सेट के कल्चर से पहले मेहमान को खटिया अथवा मसहरी पर ही बैठाया सुलाया जाता था। पीछे दहेज तथा पत्नी पीड़ित संबंधी कानून इतने सख्त हो गए कि दामाद जी की खटिया दूर सरका दी गई है। दामाद जी को भी डर है कि ज़्यादा चूं चपड़ की तो खटिया खड़ी होते देर नहीं लगती। महिला थाने में एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। नारी मुक्ति मोर्चे वाले तो भद्द उड़ाने को सदैव तैयार ही बैठे रहते हैं। नवविवाहिता जब चाहे सास ससुर देवर ननद सबको एक ही धोबी पाट में ज़मीन सुखा सकती है। इसके चलते समझदार लड़के वाले तो पहले दिन से ही बकरी बन जाते हैं। नवविवाहिता की पुराने समय में मुंह दिखाई की रस्म अदा की जाती थी। अब नवविवाहिता देवर जेठ सास ससुर व ननद सबकी लाइन लगा के मुंह दिखाई करती है, और ऐसे करती है कि ससुराल में सब अपना मुंह छुपाए फिरते हैं। वह सामने पड़ने से भी कतराते हैं। वो पहले दिन से ही अपनी स्ट्रेटजी तय कर लेती है, लेकिन वो सास ही क्या जो बड़बड़ाए नहीं। जिन सासों को घर में बोलने का अवसर नहीं मिलता वो बाहर पूजा कथा व रिश्तेदारियों में कहती फिरती हैं। हमारा सुरेश तो शुरू से ही दहेज के सख्त खिलाफ है। मन ही मन कहती जाती थी भगवान ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही रखता।
मामा जी के सास ससुर के हटते ही साले सालियों ने हल्ला बोल दिया तथा धरने पर बैठ गए। जीजा जी हमें कहाँ ले चलोगे घुमाने को, आज शाम को फिल्म देखने चलेंगे, सीपरी बाज़ार घूमने चलेंगे, वहाँ कोई मशहूर बाज़ार है सेंट्रल मार्केट, सीपरी बाज़ार, खजुराहो को सीधी बस है, किला देखने चलेंगे, इत्यादि इत्यादि फरमाइशें शुरू हो गई। मामा जी फरमाइशों से ऐसे सराबोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि पूछो मत। वो सब भाव विभोर होकर सबको हाँ करते जाते थे। दरअसल इतना खुश और हर्षोल्लासमय मैंने उन्हें जीवन में फिर कभी नहीं पाया। आनंद फानंद में सभी कार्यक्रम तय हो गए और कोई फिल्म की टिकट बुक कराने दौड़ा जाता था, कोई खजुराहो की बस के टाइमिंग्स जानने दौड़ा जा रहा है। बड़ा ही त्योहारमय माहौल था। तभी पता चला कि मेरी मामी की सहेलियां जो हैं वो दूल्हे को देखने आ रही हैं। झांसी की जानलेवा गर्मी की परवाह ना करते हुए मामा जी को फिर सूट और टाई में डांट दिया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब आंगन में चारपाई बिछाई जाने लगी। मैंने सोचा शायद अधिक लोग आ रहे होंगे, लेकिन पता चला यहाँ तो सामान सजाया जाएगा। लोग दूल्हे को देखने तो आ ही रहे हैं, लगे हाथों क्यों ना उन्हें दहेज का सामान भी दिखाकर धाक जमा दी जाए। देखते देखते थाली कटोरे टी सेट से लेके लैम्प सेट, लैम्प प्रेस, सूट लेंथ, गहने आदि सभी सजा दिए गए। अब शुरू हुआ जिस शो। पड़ोसनें और सहेलियां इठलाती, अकेली दुकेली, गोद में बच्चे लिए हंसती मुस्कुराती आती जा रही थीं। कहा नहीं जा सकता कि वो दहेज को ज़्यादा करीब से देख रही थीं या दूल्हे को। और मामा जी का तो ये हाल था कि वो ऐसे शर्मा और सकुचा रहे थे कि मुझे डर था कि अगर मैं उनके साथ ना होता तो कहीं मूर्छित ही ना हो जाते। तभी यकायक शोर हुआ, एक थाल कम पड़ रहा है। सभी बता रहे थे कि कैसे सुबह तक तो 36 थाल थे और अब 35 ही रह गए हैं। कोहराम मच गया जी। नथ गिरने जैसा अपशकुन हो गया था। आगुन तक भद्र महिलाएं जो अभी तक बात बात में खिलखिला के हंस रही थीं, वो ऐसे चुप पड़ गईं जैसे किसी गमी में आई हैं। जिनके बच्चे सामान छू रहे थे वो अपने अपने बच्चों को डांट कर और लगभग घसीटते हुए सामान से दूर ले जा रही थीं। मामा जी की अलग भुरकुटी तन रही थी। तो ये रंग में भंग जो पड़ गया था। ससुर साहब समझदार थे, उन्होंने तुरंत बात संभाली। अरे भाई, एक पीस डिफेक्टिव था, मैंने सुबह ही बदलने के लिए दिया है। तब कहीं जान में जान आई, मगर वायुमंडल में जो थाली है ना, वो उड़न तश्तरी की तरह घूम रही थी। सहेलियां नाक भौं सिकोड़ते हुए कुछ ना कुछ काम का बहाना बना चलती बनी। हम लोग अब घरवाले ही रह गए थे। सब सामान समेटा जाने लगा। सासू जी लड़कियों को डांट रही थीं, और करो सामान की नुमाइश। मैंने कितना मना किया है, कोई मेरी सुने तब ना। कोई कुछ गहने दबा के ले जाती है ऐसे में तो। और ये मालती कैसे दामाद को नैन मटका मटका कर देख रही थी। इसे किसने बुलाया? शाम को फिल्म देखने जाना था। 2 घंटे पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी। थिएटर पर खबर करा दी गई थी। हमारे जो मामा जी के ससुर साहब थे उनकी अच्छी चलती थी वहाँ लोकल। सीपरी बाज़ार में साले सालियों का लश्कर का नेतृत्व करते हुए मामा जी किसी सुल्तान से कम नहीं लग रहे थे। सब हम ही को देख रहे थे, या फिर हो सकता है संकोचवश मुझे ऐसा लग रहा था कि सब हम ही को देख रहे हैं। सालियों वाले जीजा लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ससुराल में वो कभी बोर नहीं हो सकते। हजारों बातें होती हैं सालियों के पास जीजा जी को कहने सुनाने के लिए। अब कोई जीजा इतना अभागा हो कि कोई सुनना ही ना चाहे तो उसकी तो खैर क्या ही बात करें। इंटरवल में हम सबके हाथों में इतनी खाद्य सामग्री थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम फिल्म देखने आए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम डिनर खाने निकले हैं। मेरे मामा जी ने दिल और पर्स दोनों खोल दिए थे। वो इस विजिट को यादगार विजिट बनाना चाहते थे। पहले प्यार की तरह पहली बार ससुराल जाना भी आदमी कभी नहीं भूलता। दूसरे दिन सवेरे सवेरे खजुराहो की बस पकड़नी थी। तरोताज़ा होकर पर्वतारोहण की सी तैयारी कर हम सब लोग बस में जा बैठे। इधर बस चली, उधर मामी जी ने उल्टियाँ शुरू कर दी। अब नववधू उल्टी कर रही है, बस में अन्य स्त्रियां मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही हैं। मामा जी का बुरा हाल। खजुराहो से लौटते समय की यात्रा सदैव याद रहेगी। दल में सब सिख फील कर रहे थे। दल के सदस्य प्रस्तर मूर्तियों का ना तो कोई शिल्प पक्ष और ना कोई अन्य पक्ष अप्रिशिएट कर पाए। खासी बोरियत रही। कहते हैं मेहमान और मछली 2 दिन के बाद असहनीय हो जाते हैं। बस तो मामा को जितने जोक्स और शेर याद थे वो सुना चुके थे। सालियाँ सब अपने अपने कर्तव्य जैसे पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, नृत्य, गायन दिखा चुकी थीं। प्रवास समाप्ति की ओर था और जैसे जैसे गाड़ी का समय नज़दीक आता था मामा जी संजीदा होते होते दुखी हुए जाते थे, क्योंकि मामी साथ नहीं आ रही थी। कुछ रही होगी बात जैसा भी निर्णय लिया गया था। अब मामा जी और मामी जी एक दूसरे को अपना ख्याल रखने का प्यार भरा इसरार कर रहे थे। चिट्ठियों को लेकर तो लगभग तकरार ही हुई जाती थी। मामी जी एक दिन छोड़कर एक दिन लिखने को कह रही थी और मामा जी रोज़ाना लिखने की जिद किए हुए थे। और वो 2 महीने का एक ऐसा फेज मेरे मामा जी की ज़िंदगी में आया जिसमें उन्होंने कविताएं और शेर लिख लिख कर न जाने कितनी डायरियाँ भर दी थीं। हर शेर और कविता में या तो मामी की सुंदरता का वर्णन होता था या फिर उनकी कही किसी बात का गद्य का पद रूप दिया गया होता था गद्य को। कालांतर में मामी जी के आ जाने के बाद मामा जी का कविता लिखना धीरे धीरे लगभग बंद ही हो गया। और 3 बच्चों के बाद एक दिन मैंने पूछा तो उनकी डायरियाँ स्टोर की परछत्ती पर भी नहीं मिली।
उनका कहना है शायद या तो मामी जी ने चूल्हा जलाने के काम में ले ली हैं या फिर बच्चों ने रफ़ काम के लिए इस्तेमाल कर ली होंगी। बहरहाल हम लोग जब भी बैठते हैं मामे दी ससुराल का जिक्र ज़रूर करते हैं। थैंक यू।